तो मित्रों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 14 पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि था इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और आज पढ़ेंगे आर्टिकल 15, जो कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। कुछ आधारों पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इस मूल अधिकार में यानी इस फंडामेंटल राइट में बताया गया है। तो अगर इसको हम पढ़ें तो आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी आर्टिकल 15 ये बोलता है कि स्टेट, यानी कि स्टेट में जो सब कुछ आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बॉडी, स्टेट की सारी एजेंसीज आ गई, वो किसी भी सिटीजन के साथ में, स्पेशल ध्यान दीजिएगा, सिटीजन की बात की गई है इस आर्टिकल में, स्पेसिफिकली सिटीजन लिखा गया है। मतलब कि आर्टिकल 15 में जो भी अधिकार दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को मिलेगा, ना कि एलियन को, यानी विदेशी लोगों को वो नहीं मिलेगा। उसमें कहा गया है कि स्टेट किसी के साथ भी केवल और केवल ओनली ऑफ यानी केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। रिलीजन होता है धर्म, रेस होती है ह्यूमन रेस, अलग अलग रेस के मनुष्य होते हैं, कास्ट का मतलब होता है जाति, सेक्स का मतलब होता है कि कौन सा लिंग है किसी का, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहाँ जन्मा है। इन आधारों पे, केवल इन आधारों पे जो स्टेट है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अब देखो, इससे कई चीज़ें हमको निकल गई इस दो लाइनों से। एक तो ये आर्टिकल 15 वाला जो फंडामेंटल राइट है वो केवल और केवल भारत में सिटीजन्स को मिलता है, यानी कि भारत के नागरिकों को मिलता है, विदेशियों को हम ये अधिकार नहीं देंगे। अच्छा, और फिर लिखा हुआ है ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ जहां पे लिख दिया ना, तो उससे क्या मतलब निकलता है कि भाई जो स्टेट है वो किसी के धर्म के आधार पे, किसी की रेस के आधार पे, किसी की कास्ट के आधार पे, किसी के सेक्स के आधार पे, किसी के प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ओनली ऑफ यानी केवल ओनली इन आधारों पे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी, और इनके अलावा कोई आधार है तो उस पर भेदभाव वो कर सकती है। तो भाई इस दो लाइन को ढंग से पढ़ोगे तो सिटीजन के लिए है, और केवल इन ग्राउंड पे भेदभाव नहीं करेगी, बाकी किसी ग्राउंड पे कर सकती है। कौन कौन से ग्राउंड है जिन पे भेदभाव नहीं करेगी स्टेट? याद करो मेरे साथ में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इनके आधार पर किसी के साथ भी भारत सरकार भेदभाव नहीं करेगी कि भाई तुम इस रिलीजन के हो, तुम इस धर्म के हो तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुम इस धर्म के हो तो तुमको इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा भेदभाव भारत सरकार नहीं करेगी। और किसी की कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही किसी के प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किया जाएगा कि तुम भारत के इस हिस्से में जन्मे हो तो तुमको ये वाली नौकरी नहीं करने दी जाएगी। ऐसा कोई भी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं जन्मे हो। कोई भी इसी आधार पे देखिए, जैसे कोई स्टेट होता है, स्टेट में कई कॉलेज होते हैं, तो कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य ये नियम नहीं बना सकता कि हम अपने राज्य में केवल उनको एडमिशन देंगे जो इस राज्य में जन्मे हैं। ऐसा वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आर्टिकल 15 सीधा सीधा बोलता है कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अच्छा, the two crucial words in this provision are discrimination and only. The word discrimination means to make adverse distinction with regard to or distinguish unfavorably from others. तो बोल रहा है कि दो मेन वर्ड इस आर्टिकल में दिए हुए कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? टू मेक एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू। तो ये बोल रहा है कि किसी के साथ भी एडवर्स यानी प्रतिकूल डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी चीज के लिए, यानी किसी को किसी एक एस्पेक्ट पे उसको विपरीत रूप से ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसके साथ डिस्टिंक्शन भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, उसको अलग नहीं रखा जाएगा और लोगों से, इस आधार पे कि उसमें कुछ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मान लो कोई आता है, मैं राजस्थान से आता हूं, तो मैं राजस्थान से आता हूं और मैं जाता हूं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में मेरे साथ इस आधार पे कोई भेदभाव राज्य यानी कि स्टेट नहीं कर सकती कि मैं राजस्थान से आता हूं। तो डिस्टिंक्शन ये होगी ना कि तमिलनाडु में बाकी सब तमिलनाडु के लोग हैं, मूल निवासी है, लेकिन मैं राजस्थान से अगर वहां जाता हूं तो मेरे साथ राजस्थानी होने के आधार पर डिस्टिंक्शन यानी कि मेरे को अलग नहीं किया जा सकता, उनसे मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन की एक और मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, यानी मुझे अगर दूसरों से डिस्टिंग्विश यानी अलग किया जाए, और वो भी अनफेवरेबली का होता है कि अनफेवरेबल होता है अप्रतिकूल रूप से किसी से मुझे डिस्टिंग्विश यानी अलग करके रखा जाए, क्योंकि मुझ में ये कुछ है कि मैं अलग रिलीजन का हूं, मैं अलग रेस का हूं, मैं अलग कास्ट का हूं, मैं अलग सेक्स का हूं, मैं अलग प्लेस ऑफ बर्थ का हूं। इन आधारों पे अगर मुझे दूसरे लोगों से अलग करके रखा जाए अप्रतिकूल रूप से, अनफेवरेबली, तो भाई उसको भी डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन की ये दो परिभाषाएं हैं। वैसे हम नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन को समझना चाहो तो भेदभाव होता है कि भाई इन आधारों पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कौन कौन से आधार है जो कि आर्टिकल 15 में हमको बताए गए हैं? वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये आधार फिक्स है। इनके अलावा किसी आधार पे अगर स्टेट चाहे तो भेदभाव कर सकती है। कैसे कर सकती है वो भी हम देखेंगे। The use of word only connotes that discrimination on other ground is not prohibited.
वही सेम चीज बोल रहा है जो मैं ऊपर बोला था कि यहाँ पे ओनली शब्द दिया हो, तो इसका मतलब कि केवल इन आधार पे स्टेट जो है वो भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 15 ने, आर्टिकल 15 ने स्टेट को इन आधारों पे भेदभाव करने से मना किया है। लेकिन इनके अलग अगर कोई आधार है, इनसे अलग कोई भी आधार होगा, इनसे अलग कोई भी बेस होगा, तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। देखो, ये तो फर्स्ट प्रोविजन हो गया आर्टिकल का, जो कि स्टेट को रोकता है। किस पे लागू होता है ये? स्टेट पे, है ना, कि स्टेट किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी इन आधारों पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। धर्म और रेस को बोलते हैं, रेस को ह्यूमन रेस, मानव मानव जाति, ये जाति मतलब रेस एक तरीके से अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं ना, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, अलग अलग जगह पे रहने से उनकी शरीर में अलग टाइप की बनावट आती है, तो उसको रेस बोलते हैं। मुझे इसका हिंदी अनुवाद नहीं याद आ रहा। तो रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट यानी जाति के आधार पे, सेक्स यानी कि लिंग के आधार पे और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भी स्टेट किसी भी साथ भी भेदभाव भारतीय सिटीजन के साथ नहीं करेगी। विदेशी के साथ कर सकते हैं, विदेशी के साथ इन आधारों पे भी भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15 केवल और केवल ये अधिकार देता है भारत के नागरिक यानी भारत के सिटीजन को। दूसरा प्रोविजो, ये तो फर्स्ट प्रोविजो हो गया जिसने स्टेट को बोला कि भाई तुम भेदभाव मत करना। अब दूसरा एक और प्रोविजो है, वो क्या बोलता है? द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सेज दैट नो सिटीजन, देखो ध्यान देना इन चीजों पे, केवल सिटीजन के बारे में ये, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड टू। देखो क्या बोल रहा है ये, कि वही चीजें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी भी भारतीय नागरिक को किसी तरह की डिसेबिलिटी यानी अयोग्यता नहीं ठहराया जाएगा, वो अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। किस चीज के लिए वो मैं बताऊंगा, अभी सुनो मेरी बात। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भी भारतीय नागरिक अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, लाइबिलिटी, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और उस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किस चीज के लिए? एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी किसी दुकान में घुसने में, पब्लिक रेस्टोरेंट यानी कि सार्वजनिक जो भोजनालय होते हैं उनमें घुसने में, होटलों में जाने में, और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट यानी कि लोगों के सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान होते हैं उनमें घुसने में किसी भी आदमी को उसके धर्म के आधार पे, उसकी कास्ट के आधार पे, उसकी रेस के आधार पे, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे या फिर उसके लिंग के आधार पे नहीं रोका जाएगा। ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था अंग्रेजों के टाइम पे वो चीज़ थी कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो वो चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। तो ना सिर्फ अंग्रेज जो करते थे उस चीज़ को बंद किया, बल्कि जो भारत में भी होता था, जैसे कई पानी पीने के कुएं होते थे, वहाँ पे कई जाति के लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, तो आर्टिकल 15 ने उसके बारे में लिखा। देखो आगे, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट, roads and place of public resort maintained wholly or partly by state funds or dedicated to the use of general public। यानी ये बोल रहे हैं कि साहब कुएं जो हो गए, टैंक हो गए, नहाने के घाट हो गए, है ना, घाट जो हमारे होते हैं नदियों पे, रोड हो गई, और प्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट लोगों के ठहरने के स्थान हो गए, जो कि स्टेट यानी सरकार के खर्चे पे चल रहे हैं, जिनको सरकार मेंटेन करती है, या फिर ऐसे स्थान जो कि जनरल पब्लिक के यूज के लिए हैं, उन पे जाने से किसी को भी उसकी जाति, धर्म, जन्म के स्थान और रेस और उसके लिंग के आधार पे नहीं रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है? यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड एंड प्लेसेस पब्लिक रिजोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड। देखो, मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, यानी दो ही तरह की जगहों पे किसी को उसके धर्म, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं रोक सकते। दो ही तरह की चीजों पे, या तो वो मेंटेन किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, यानी उनको संभालने में सरकार अपना पैसा लगाती है, या फिर वो पब्लिक यूज के लिए है। कौन से? कुएं, नहाने के घाट और क्या क्या, बाथिंग घाट, रोड और रुकने की जगह है, पब्लिक प्लेस ऑफ रिजोर्ट। अगर वो पब्लिक के यूज के लिए है या फिर सरकार के पैसे से मेंटेन हो रही है, तभी उनको घुसने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर किसी प्राइवेट आदमी का प्राइवेट कुआं है, किसी का अपने खेत में प्राइवेट कुआं है, किसी के घर में प्राइवेट कुआं है, किसी ने अपने घर में बाथिंग कुछ भी बना रखा है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, टैंक बना रखा है, घर में टैंक बना रखा है, तो उस प्राइवेट इंडिविजुअल को जो बिलोंग करता है, जिसमें सरकार मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं देती, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है, उस आदमी का खुद का पर्सनल है कुआं, तो फिर उसमें वो घुसने से मना कर सकता है। वहां पर आर्टिकल 15 अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 15 केवल उन्हीं कुएं, उन्हीं नहाने के घाटों पर, उन्हीं टैंक्स पे, उन्हीं रोड्स पे, उन्हीं पब्लिक रिजोर्ट पे लागू होता है जो या तो सरकारी खर्चे से जिनको मेंटेन किया जा रहा है, या फिर जो पब्लिक के यूज के लिए, सार्वजनिक यूज के लिए है, उन पे जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। कौन किस रिलीजन से आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जा सकते हैं। किस
प्लेस ऑफ बर्थ पे कहाँ पे जन्मा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी जा सकता है। किस लिंग का है, महिला है पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15 इन सब लोगों को इसकी इजाजत देता है। तो इससे एक और बात निकल के आती है कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स व्हाइल द फॉर्मर प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय स्टेट। तो ये क्या बोल रहा है कि जो पिछला हमने प्रोविजन देखा था कि जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये तो पहला प्रोविजन स्टेट के ऊपर बाउंड कर रहा था, स्टेट के ऊपर लग रहा था कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार किसी के भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान इनके आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। पहले प्रोविजन ये बोला था। दूसरे प्रोविजन में सब इंक्लूड है। यहाँ पे दूसरे प्रोविजन में सरकार भी इंक्लूड है और प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि बाकी लोग जो सरकार के अलावा है वो भी इंक्लूड है। उन पे भी लागू होता है ये फंडामेंटल राइट कि अगर मैं या फिर कोई और किसी को रोकता है उसके धर्म के आधार पे या उसकी जाति के आधार पे या वो कहाँ पे जन्मा उस आधार पे या वो किस लिंग से है उस आधार पे या वो किस रेस से उस आधार पे, हम भी अगर प्राइवेट इंडिविजुअल जो सरकार से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हम भी किसी को कोई कुआं काम में लेने से रोकते, कुएं में पानी पीने से रोकते हैं या फिर बाथिंग घाट जो है उस पर जाने से रोकते हैं या फिर टैंक्स जो है पब्लिक टैंक्स उनको काम में लेने से रोकते हैं, तो भाई हमारे पे भी आर्टिकल 15 लागू होगा। वो आदमी कोर्ट में जा सकता है, वो बोल सकता है कि ये लोग हैं जो कि मुझे ये पब्लिक टैंक को काम में लेने से रोक रहे हैं, इस पब्लिक कुएं में से पानी पीने से रोक रहे हैं, तो फिर कोर्ट ऑर्डर निकालेगा और हम सबको वहां से हटाने का आदेश देगा और कोर्ट पुलिस को आदेश देगा कि ये श्योर करो, मेक श्योर कि वो आदमी जिसको जाने नहीं दिया जा रहा वो आराम से जा सके, उस कुएं को काम में ले सके। तो यहाँ पे हम सब क्या हो जाते, प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर मैं तो नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन और कोई लोग करता है तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल है। प्राइवेट इंडिविजुअल उनको बोलते हैं जिनका सरकार से कोई नाता नहीं है। लेकिन अगर सरकार भी रोकती है किसी को कि भाई नहीं तुम इस जाति के हो तो तुम इस कुएं पर नहीं जा सकते, होते हैं कई ऐसे ऑफिशियल, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो इस तरह के काम करते हैं, तो कोर्ट उनको भी ऑर्डर दे सकता है कि भाई तुम इनको नहीं रोक सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 सभी लोगों को ये अधिकार देता है कि वो जो भी चीज सार्वजनिक उपयोग की उसको यूज कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता उन चीजों को काम में लेने से। उसमें क्या क्या था कि भाई दुकानों में जाना चाहे किसी भी जा सकते हैं, ठीक है, किसी दुकान में जाना चाहे आराम से घुस सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना चाहे घुस सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता जाति के आधार पे, होटल में जाना चाहे रुक सकते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाना चाहे तो रुक सकते हैं। यानी वही होटल है, कितना ही 5 स्टार होटल हो, कैसा भी होटल हो, जिसके पास पैसे हैं वो उस होटल में जाके रह सकता है। ऐसा भी नहीं बोल रही सरकार कि भाई बिना पैसे जाके रुक जाओ, पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं रोका जाएगा। बाकी आधार जैसे अभी मान लो कोई महंगा होटल है, हमारे पास पैसे नहीं है और हम बोलते हैं कि भाई आर्टिकल 15 हमें घुसने की इजाजत दी, हम तो घुसेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन जाति, धर्म इन आधारों पे नहीं रोका जाएगा, बाकी आधारों पे रोका जा सकता है। ऐसा सरकार भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है बाकी और आधारों पे। देयर आर 4 एक्सपेक्टेशन टू दिस जनरल रूल, देयर आर 4 एक्सेप्शन, सॉरी, There are 4 exception to this general rule of non discrimination। ये बोल रहे कि साहब ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का रूल है ना कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके भी अपवाद है। अपवाद क्या है देखो, The state is permitted to make any special provision for women and children. For example, reservation of seat or for women in local bodies और provision of free education for children। तो मैंने बताया था जब हम आर्टिकल 14 पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो उसमें मैंने बताया था कि अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए स्टेट अलग कानून बना सकती है और उसको जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि जो स्टेट है, 2 सेकंड देना मुझे, जो स्टेट है वो वुमन के लिए यानी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान बना सकती है और बाकी लोगों से डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है जो वुमन या फिर चिल्ड्रन नहीं होंगे। जैसे ये वुमन है और ये चिल्ड्रन है, ठीक है, और ये बाकी लोग हैं अदर्स। तो सरकार ये कर सकती है कि इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकती है जो कि इन लोगों को नहीं मिलेंगे, है ना, बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे, सिर्फ इनको मिलेंगे। और ये बाकी लोग इस आधार पे ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इनमें क्या क्या प्रोविजन बनाए गए हैं, वुमेन्स के लिए जो है लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन होता है। लोकल बॉडीज़ में कई स्टेट में 50% होता है, कई स्टेट 33% देती है। और अभी हमारी संसद ने एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित किया है, अधिनियम, जिसमें जो हमारी संसद है उसने 33% जो रिजर्वेशन है 1/3 टोटल संसद की जितनी सीट है उनमें से 1/3 सीटें नारियों के लिए, देश की महिलाओं के लिए रिजर्व की है। उसके अलावा चिल्ड्रंस के लिए अलग से प्रोविजन बना सकती है सरकार की, फ्री एजुकेशन चिल्ड्रंस को देनी हो तो ये भी दे सकती है। इसको आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ये उसके एक्सेप्शन यानी कि उसके अपवादों में माना जाएगा।
ए नंबर तो ये हो गया कि वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए अलग से प्रोविजन बन सकता है। बी नंबर देखें अपन, बी वाला देखें, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये बोल रहे हैं कि साहब ना सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए सरकार अलग से प्रोविजन बना सकती है, बल्कि स्पेशल प्रोविजन उन लोगों के लिए भी बनाए जा सकते हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो क्लास सोसाइटी की सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। और उनको जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है सीट्स में, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितनी पूरी सीट आती है, जैसे कि मेडिकल की सीट्स आती है, इंजीनियरिंग की सीट आती है, तो उनमें उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है पढ़ाई के लिए, और फीस में भी उनको छूट दी जा सकती है। और इसको भी आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये उसके अपवाद यानी कि एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, उसके बाद सी देखते हैं, The state is empowered to make any special provision for the advancement of any social and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste or the scheduled tribes regarding their admission to educational institution, including private educational institution, whether aided or unaided by state, except minority educational institution। तो ये बोलती है कि साहब जो बैकवर्ड क्लासेज यानी SC ST ये जो हमारे हैं समुदाय, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यानी कि शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया जा सकता है सीट में। और ना सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी प्राइवेट कॉलेजों में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बस एक चीज़ है जहां पे रिजर्वेशन नहीं दे सकती सरकार, और वो है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम आर्टिकल 29-30 पढ़ेंगे, उस टाइम देखेंगे। तो माइनॉरिटी वो होते हैं जो कि धर्म भारत देश में माइनॉरिटी में, जैसे कि मुस्लिम धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो अगर इन माइनॉरिटी कम्युनिटी ने अपना कोई अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रखा है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं दे सकती सरकार। बाकी कहीं भी SC ST इस समुदाय को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और उसको आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अभी बता देता हूं, बाद में वापस बताऊंगा कि आर्टिकल 15 जो है ना, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, इसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बातें की गई है। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात आर्टिकल 15 में नहीं की गई है, वो आर्टिकल 16 में की गई है। ये चीज एकदम ध्यान रखना। डी नंबर का है, स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। फर्दर द स्टेट इज अलाउड टू मेक ए प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अप टू 10% ऑफ सीट्स फॉर सच सेक्शन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वो सेम चीज बताई है, लेकिन यहाँ पे बताई है EWS के लिए कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में EWS का कोटा भी सरकार दे सकती है, और उसको भी आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 10% कोटा जो है वो EWS को मिल सकता है, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जाएगा ऐसा कोई कोटा। द रिजर्वेशन अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। फॉर दिस पर्पस द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुड बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो ये बोलता है कि जो 10% रिजर्वेशन जो EWS को दिया जाएगा, वो एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन है, जो SC ST OBC को रिजर्वेशन मिल रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा होगा, उसमें से नहीं दिया जाएगा। ST SC OBC को जो मिल रहा है उनको मिलता रहेगा, उसके अलावा EWS को 10% दिया जाएगा। और इसको भी जो है हम आर्टिकल 15 का आर्टिकल 15 के विरोध में नहीं मानेंगे, आर्टिकल 15 का उल्लंघन यानी कि वायलेशन नहीं मानेंगे। तो ये 4 एक्सेप्शन दिए भी है कि भाई वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए अलग से कानून बनाए, वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है। दूसरा है कि SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से रिजर्वेशन ऑफ सीट दी जाए या फिर उनको फीस में कंसेशन दिया जाए, तो वो भी अलग से उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तीसरा बताया कि सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी जो है बैकवर्ड क्लासेस को, SC ST को, इनको रिजर्वेशन दे सकती है, उसको भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकती सरकार। और डी में बोला है कि EWS को भी वैसे रिजर्वेशन दे सकती है, उसको भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखो रिजर्वेशन फॉर OBC इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये पुरानी चीज हो गई है, लेकिन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो प्रोविजन है ना, एक्सेप्शन, ये OBC के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की जो अपवाद है, वो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से डाला गया था। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में जो पारित हुआ था, उससे जो है OBC को रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। टोटल कोटा जो दिया गया था वो 27% दिया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी कि OBC को। किसमें दिया गया था? सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT,
आईआईएम और आईआईटी को इंक्लूड करते हुए जितने भी सेंटर यानी केंद्र सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उनको 93rd अमेंडमेंट से, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जो कि 2005 में हुआ था, उससे 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि भाई ओबीसी को तुम्हें रिजर्वेशन देना है बिल्कुल दे दो, लेकिन इनमें से क्रीमी लेयर को तो आप बाहर कर दो। क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर का मतलब होता है जैसे दूध होता है ना अपना, जैसे ये गिलास है, ठीक है, इस गिलास में ये दूध भरा हुआ है, यहाँ तक दूध भरा हुआ है ना। दूध को जब हम भर के थोड़ी देर छोड़ देंगे ना, तो ऊपर उसके क्रीम आ जाएगी, क्रीम, है ना। और हमेशा ये क्रीम जो आती है यानी कि मलाई जो आती है वो दूध के ऊपर ही आती है। तो ये क्रीमी लेयर भी वही है कि इस कास्ट में, ओबीसी में, जो ऊपर वाले लोग हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, जिनकी नौकरी अच्छी है, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उनको भाई रिजर्वेशन फिर नहीं दिया जाएगा। बाकी नीचे जो है जिनको जरूरत है उनको ही मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप ओबीसी में क्रीमी लेयर को हटा दो, क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन मत दो, बाकी लोगों को रिजर्वेशन दो। तो एक और चीज याद रखना कि जो ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में ही है। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में ही आता है। वो किसी और जो एससी एसटी इनमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में है। और ईडब्ल्यूएस में तो क्राइटेरिया है ही कि भाई इस इनकम से जो है नीचे होगा उसको ईडब्ल्यूएस मिलेगा, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली लिमिटेशन है ही। लेकिन क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी के लिए ही बनाया गया था, ठीक है, ओके। तो अब क्या लिख रहा है, क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल होता है? देखो, The children of the following different category of people belong to creamy layer among OBC and thus will not get the quota of benefit। यानी कि बेनिफिट का कोटा इन लोगों को नहीं मिलेगा। अगर ये लोग हैं कोई, तो उनके चिल्ड्रन को नहीं मिलेगा। कौन कौन से लोगों की बात की गई है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई आदमी बैठा है, यानी बड़ी पोस्ट पे पहले से बैठा है, तो उसको क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है और पढ़ा के उसको नौकरी या फिर धंधा कुछ करवाना चाहे वो करवा सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट हो किसी का बाप, है ना, वाइस प्रेसिडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज हो किसी का बाप, चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी एसपीएससी यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो या मेंबर हो, सीईसी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, सीएजी हो, या फिर उसके अलावा और भी इस तरीके की बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो, तो उनके बच्चों को जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। दूसरे कौन से हैं कि ये देखो, ग्रुप ए की क्लास है कि ग्रुप बी की क्लास 2 के ऑफिसर, ये सारे पढ़ लेना, है ना। सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस के ऑफिसर हो, एम्प्लॉय होल्डिंग इक्विवेलेंट पोस्ट ऑफ पीएसयू, बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, ये सब मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी में। पर्सन हु आर रैंक इन द रैंक ऑफ कर्नल एंड अबव इन द आर्मी, यानी आर्मी में कर्नल या उसके अबव की रैंक में, एयरफोर्स नेवी में भी सेम रैंक पे कोई पर्सन हो तो उसको भी नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल एज डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर, कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके बच्चों को भी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसमें ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। पर्सन इंगेज्ड इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जो ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में लोग लग रहे हैं, जिनके पहले से बिजनेस धंधे बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। पीपल होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड अबव सर्टेन लिमिट, वेकेंट लैंड और बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज, तो सरकार लिमिट बताती रहती है टाइम टू टाइम कि इससे ज़्यादा जिसके ज़मीन है, इससे ज़्यादा जिसके प्लॉट है, उसको भी रिजर्वेशन नहीं देंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वो पैसे वाला है तभी उसके पास इतनी ज़मीन है। और पर्सन हैविंग ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 8 लाख और पोजेसिंग वेल्थ अबव द एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि भाई 8 लाख से ऊपर की ग्रोस एग्जाम्पशन लिमिट अगर किसी की है, मतलब रुपीज 8 लाख से ज्यादा कोई एनुअल इनकम किसी की है, तो उसको भी ईडब्ल्यूएस का कोटा, उसका सॉरी ओबीसी के कोटे में क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उसके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये लिमिट आज की डेट में 8 लाख है, सरकार इसको बढ़ाने का जल्दी विचार कर रही है, ठीक है। उसी तरीके से रिजर्वेशन की बात की गई कि ईडब्ल्यूएस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये सारा पढ़ लेना, वही सेम चीज दी हुई है। मैं एक चीज बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, 10% रिजर्वेशन दिया गया था 2019 से। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था 2019 में, मोदी सरकार के टाइम पे। 103वां कॉन्स्टिट्यूशन, 103वां संविधान संशोधन, ये जरूर ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस को 103वां संविधान संशोधन से यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिजर्वेशन दिया गया था। और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, लेकिन उनके लिए भी कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या क्या कंडीशन दी हुई है कि 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन इस हिसाब से दी गई है कि किसी के पास 5 एकड़ से ऊपर की अगर कृषि भूमि होगी, एग्रीकल्चर लैंड होगी, तो उसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलेगा। जिसके पास रेजिडेंशियल फ्लैट यानी आवासीय फ्लैट होगा 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर, तो उसके बच्चों को भी नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको और उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। और रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड अबो इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी, कुछ म्यूनसिपैलिटी को सरकार नोटिफाई करेगी, अगर उनमें 100 यार्ड उससे ज़्यादा अगर कोई प्लॉट होगा तो उसको और उसके बच्चों को भी ईडब्ल्यूएस में आरक्षण नहीं मिलेगा। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड अबो इन अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी, यानी नोटिफाइड में तो 100 स्क्वायर यार्ड का है और अदर देन नोटिफाइड में 200 स्क्वायर यार्ड का अगर रेजिडेंशियल प्लॉट होगा तो उसको भी ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके।
और इसमें ये बोला हुआ है कि फैमिली में जो कौन आएगा, फैमिली में देखो, फैमिली फॉर दिस पर्पस वुड इंक्लूड पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, हिज हर पेरेंट्स, सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड हिज हर स्पाउस एंड चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। यानी कि जो रिजर्वेशन लेना चाहता है एक तो वो आएगा पर्सन, उसके पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स माता पिता है ना, माता पिता, प्लस उसके सिबलिंग्स यानी भाई बहन है ना, सिस्टर ब्रदर भी आएंगे जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं है ना, वो आएंगे। 18 साल से ऊपर के सिस्टर और ब्रदर उसकी फैमिली में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। प्लस उसका स्पाउस यानी उसका जीवन साथी, अगर लड़की है तो उसका पति और लड़का है तो उसकी पत्नी, प्लस उसके बच्चे चिल्ड्रंस, वो भी वही जो 18 साल से कम उम्र की है। यानी चिल्ड्रंस और सिबलिंग्स यानी भाई बहन तभी इंक्लूड किए जाएंगे फैमिली में जब वो 18 साल से कम उम्र के हैं। अगर वो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो वो फैमिली में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। और ये फैमिली में जो इंक्लूजन किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है, इस पर्सन के लिए रिजर्वेशन की क्राइटेरिया देखने की, क्या इसको रिजर्वेशन मिलेगा, उसके लिए इसके बच्चों को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा अगर 18 साल के कम उम्र के हैं। अगर उनके पास भी कोई कृषि भूमि या फिर फ्लैट उनके नाम से भी है तो उसको भी पूरे के पूरे, जब हम ये निकालेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट से कम है या ज्यादा, तो इनके नाम से जो है उसको भी जोड़ा जाएगा है ना। इसके लिए 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे ही जोड़े जाएंगे। लेकिन अगर ये पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अगर ये पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है यानी इसके पास में 1000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की भूमि हो जाती है, तो फिर इसके जो 18 साल से ऊपर के, 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस लेना चाहेंगे उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पिताजी के पास में क्या है, 1000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की भूमि है। और पिताजी और माताजी हमेशा इंक्लूड होते हैं फैमिली में। ये देखिए यहाँ पे माता और पिता हमेशा इंक्लूड होंगे। केवल सिबलिंग्स और केवल जो बच्चे हैं वही तभी इंक्लूड होंगे जब वो 18 साल से कम के होंगे। अगर सिबलिंग यानी भाई बहन 18 साल से ऊपर के और बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं तो वो अपनी फैमिली में इंक्लूड नहीं होंगे, जिसके लिए रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को डिटरमाइन किया जा रहा है। माता पिता और पत्नी या पति ये हमेशा इंक्लूड होंगे। माता पिता पति पत्नी चाहे कितने साल के हों, चाहे 60 साल से ऊपर के हो, 60 साल से नीचे हो, 18 साल से ऊपर के 18 साल से नीचे हो, कितने भी हो वो इंक्लूड होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चे और भाई बहन केवल तभी इंक्लूड होंगे फैमिली में जब वो 18 साल से कम उम्र के हैं। 18 साल से बड़े हैं तो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो ये जो भैया ये अपना जो आर्टिकल 15 हो गया पूरा। आर्टिकल 15 में ये बात 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसके बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। और उसके अलावा जो है किसी भी शॉप में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में, किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी को भी उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर घुसने से मना नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा जो है कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो मार्जिनाइज सेक्शन है, SC ST कम्युनिटी है, इनको जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, फीस में कंसेशन दिया जा सकता है। EWS कम्युनिटी को फीस में उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उसको जो है आर्टिकल 15 का उल्लंघन यानी कि आर्टिकल 15 का वोलेशन नहीं माना जाएगा। वो अपवाद की श्रेणी में आते हैं तो उनको छूट दी हुई है और उस हिसाब से हमारा आर्टिकल 15 हो जाता है पूरा। ये जरूर ध्यान रखना कि आर्टिकल 15 में जो बात की गई है वो की गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की। मैं अगर पूछूं आगे कि कभी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की कौन सा आर्टिकल बात करता है तो आर्टिकल 15 करता है। और अगर मैं ये पूछूं कि भाई सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात कौन सा करता है तो आर्टिकल आगे जो पढ़ेंगे हम आर्टिकल 16 वो करता है। आर्टिकल 15 केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि मिक्स हो जाएंगे। दोनों में रिजर्वेशन की बात की जा रही है लेकिन 15 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है और 16 में की जा रही है बात नौकरी की। देखो ये भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले पढ़ेंगे यानी स्टडी करेंगे, उसके बाद ही तो नौकरी लगेंगे, जॉब। तो भाई पहले कौन सा था 15, बाद में था 16। तो 15 में एजुकेशन की बात की गई, 16 में बात की गई जॉब की। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 15 आज पूरा। कल करेंगे हम आर्टिकल 16। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे आ रहा है नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। और इधर आ रही है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जिसमें मैंने पूरी वीडियो जितनी आज तक बनाई सारी आएगी और आगे भी जो बनाऊंगा वो भी इसमें आएगी। इसको क्लिक करके वो सारी वीडियो नंबर वाइज देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।